अब हम प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 देखेंगे। अब तक हमने 3.4 तक सभी सवाल कर लिए हैं और सूत्र भी पढ़ लिए हैं जो प्रमेय के रूप में पढ़े थे। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के रूप में दिए गए हैं, उसके 10 उप प्रश्न है। एमसीक्यू हमारे बोर्ड एग्जाम में एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। छोटे छोटे उत्तर के रूप में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ऑप्शन में तुम्हें लिखना है, ऑप्शन क्रमांक देकर लिखना है और 4 मार्क्स इसमें प्राप्त होते हैं। अगर इसका प्रैक्टिस करो तो ये बहुत ही आसान से सवाल होते हैं। तो सबसे पहला प्रकरण में हम लोग किताब उठा लो, किताब ले लो और उसमें देखते जाओ, हम क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं और कैसे लिखना है वो देखते हैं। यहाँ पर एक बात लिखा गया है कि एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 1 ए के रूप में पूछा जाता है। पहले पेपर का फर्स्ट पार्ट होता है क्वेश्चन 1 का ए पार्ट, जो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो उसको हम कैसे लिखें कि हमें उत्तर थोड़े में उत्तर लिखे और पूरा नंबर मिले, तो ये हम यहाँ देखने वाले। इसमें एमसीक्यू को पहले डिटेल में लिया जा रहा है। कभी भी एमसीक्यू का रफ काम अगर उसी पेज पर करना है तो पेंसिल से करो, नहीं तो लास्ट पेज में करो। रफ काम करने पर या हल करने पर कोई नंबर नहीं मिलता है, बस उसका ऑप्शन और ऑप्शन के साथ उत्तर लिखने पर पूरा नंबर सही हो जाए तो पूरा नंबर मिलता है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्रमशः 5.5 सेमी और 3.3 सेमी त्रिज्या वाले 2 वृत्त परस्पर स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी सेमी होगी। ए बी सी डी ऑप्शन दिया गया है। ए में 4.4 है, बी में 8.8 है, सी में 2.2 है और जो डी है उसमें 5.5 छपा है, उसको करेक्शन कर लेना है, 8.8 बना लेना है। तो डी हमारा होगा 8.8 या 2.2। तो चूंकि यहाँ पर जो स्पर्श वृत्त के प्रकार नहीं दिए हैं तो हमें दोनों उत्तर बताने होंगे। तो बाह्य स्पर्शी अगर वो करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होगा। तो इसलिए 5.5 प्लस 3.3 कितना हो जाएगा 8.8। और अगर वो अंतरस्पर्शी है या करके अंतरस्पर्शी है तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होगा। तो 5.5 माइनस 3.3 होगा तो उत्तर आएगा 2.2। तो इस तरह से 8.8 या 2.2 करके दो हमें उत्तर मिल रहे हैं जो ऑप्शन डी में है। तो इसलिए ऑप्शन डी का नाम यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में और उसका उत्तर भी लिखेंगे 8.8 या 2.2। तो जब ऐसे लिखते हो तब सही होने पर पूरा नंबर मिलता है। हमने क्या क्या लिखा है, प्रश्न क्रमांक, उप प्रश्न क्रमांक, ऑप्शन, ऑप्शन के साथ उसका उत्तर। ठीक है, ये हमने मौखिक कर लिया। दूसरा क्वेश्चन है परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाले 2 वृत्त एक दूसरे को केंद्र से होकर जाते हैं। यदि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेमी है तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी सेमी होगी। तो इसका डायग्राम बनाकर देख सकते हैं। हम क्वेश्चन 2 का देख रहे हैं। ये अगर 2 वृत्त ऐसे, ये पहला वृत्त है और दूसरा वृत्त, पहला जो दूसरा वृत्त है इसे केंद्र से जा रहा है और पहला वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो है ये ओ जो है पहले वृत्त का केंद्र है और ये दूसरा वृत्त है इसका पी केंद्र है और केंद्रों के बीच की दूरी हमें दी गई है 12। ओ और पी केंद्र है, दोनों के बीच की दूरी 12 दी गई है। लेकिन ध्यान से देखें तो पहले वृत्त के लिए ओपी त्रिज्या है और दूसरे वृत्त के लिए पीओ त्रिज्या है। तो ओपी पीओ एक ही चीज है, एक ही रेखा है और वही है केंद्रों के बीच की दूरी और वही है त्रिज्या। तो इसका मतलब है दोनों वृत्तों की त्रिज्या कितनी होगी, 12 होगी, जो हमें ऑप्शन बी में दिया गया। ऑप्शन ए में 6 है, बी में 12 है और सी में 24 है और डी में बताया नहीं जा सकता। तो हम बी ऑप्शन सही उत्तर आया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी और 12 उत्तर आ चुका है। और उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यदि कोई वृत्त किसी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है तो वह समांतर चतुर्भुज डैश होना चाहिए। इस कथन में रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखिए। ए आयत, बी समचतुर्भुज, सी वर्ग और डी समलंब चतुर्भुज। तो हम इसको हल क्या करना है, डायग्राम बना के समझ लेते हैं। अगर तुम रटते हो तो तुम्हें आ ही जाएगा, लेकिन समझ लो तो कभी भूलोगे नहीं, एग्जाम के समय तुम्हें याद रहेगा। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज है और अगर हम ऐसा वृत्त बनाए कि इसके भुजाओं को वो छूता हुआ जाए
तो वो जो वृत्त ना बन करके एक अंडाकार आकृति बन जाएगी। अंडाकार आकृति को पैराबोला या एलिप्स बोलते हैं। तो इसे अगर हमें वृत्त बनाना है, वृत्त के रूप में ले जाना है, तो हमारा जो गोल है वो यहीं पे स्टॉप हो रहा है। इसका मतलब है कि ये भुजा हमें कम करनी होगी। तो इस तरह से हम अगर भुजा मिटाते हैं तो ये जो हमारा जो आकृति है वो आकृति अब किस प्रकार की आकृति बन गई? ध्यान से देखो, भुजाएं समांतर भी है और भुजाएं सर्वांगसम भी है। तो ये कौन सी आकृति बन गई? समचतुर्भुज। तो ऑप्शन कौन सा आया? बी, समचतुर्भुज। तो यहाँ पे लिखना है बी तीसरे का और उत्तर शब्दों में लिखना है समचतुर्भुज। दो दिया गया है। तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। चौथा है, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 12.5 सेमी की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से, तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम बनाते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से, वृत्त थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, छोटे में समझ में नहीं आएगा। केंद्र ओ ले लिया, उसके 12.5 सेमी की दूरी पर बिंदु पी लिया। स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाखंड की लंबाई 12 हो, तो ये स्पर्श रेखाखंड हमने खींच लिया, उसकी लंबाई 12 लिख लिया। तो उसके वृत्त की हमें क्या ज्ञात करना है? व्यास कितने सेमी होगा। तो व्यास ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या निकालना होगा। ये मान लिया हमने। और यहाँ पर कौन सा प्रमेय लग जाएगा? ये सिंपल सा त्रिभुज बन गया, लेकिन इसको हम समकोण त्रिभुज में बदल सकते हैं। किस प्रमेय से? स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय से। ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो ये 90 आ गया और इस तरह से समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में लगाना होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगा के, चूंकि अभी इसके हल करने पर नंबर नहीं है तो तुम झट से हल कर सकते हो। मौखिक उत्तर आता है तो मौखिक भी लिख सकते हो। मैं ये हल करके बता देती हूँ। 12.5 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग बराबर है आर का वर्ग 156.25 माइनस 144 इक्वल टू आर का वर्ग, और घटा लो तो 12.25 बराबर आर का वर्ग, वर्गमूल लो तो 3.5 बराबर आर, और इसलिए डी बराबर हो गया इसका दुगना 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या है? यहाँ पर ए 25 दिया है, बी 24 दिया है, सी 7 है और डी 14 है। तो हम चौथे का उत्तर लिखेंगे सी 7। अब 5वां प्रश्न देखते हैं। परस्पर वाय स्पर्श करने वाले दो वृत्तों से अधिक कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो ये सारे उत्तर ना तुम लोग वैसे पहले समझ लो, ताकि तुम्हें कभी से रटना ना हो, एग्जाम में आए तो आसानी से उत्तर लिख सको। स्पर्श करने वाले, वाय स्पर्श करने वाले वृत्त, सब रफ काम करना है, इसमें तो कोई नंबर मिलेगा ही नहीं। तो थोड़ा समझने के लिए डायग्राम बना लेना है। एक स्पर्श रेखा हमने यहाँ पहले भी खींचा था, स्टार्टिंग में हमने प्रैक्टिकल भी किया था। दूसरा स्पर्श रेखा यहाँ से भी खींच सकते हैं, तीसरा हम यहाँ से भी खींच सकते हैं। तो इस तरह से हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में हमें उत्तर ये 3 मिलता है। तो 5वें के लिए सी में मिलता है, ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है और डी में 4 है। तो 5वें का उत्तर आएगा सी 3। 6वां है, वो केंद्र वाले वृत्त के चाप ए सी बी में कोण ए सी बी अंतरलिखित किया गया है। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त में चाप ए सी बी में एक वृत्त बना दिया हमने। ओ केंद्र वाला वृत्त है, उसके चाप ए सी बी में कोण ए सी बी अंतरलिखित कोण है। ये हमारा कोण तैयार हो गया। कोण अंतरलिखित किया गया। माप कोण ए सी बी 65 डिग्री है। तो माप चाप ए सी बी निकालो। माप चाप ए सी बी, ये बड़ा वाला चाप हमें निकालना है। तो इसका अंतःखंडी चाप मान लिया है ए एक्स बी है। तो इस चाप का माप क्या होगा? इस कोण के माप का दुगना हो जाएगा अंतरलिखित कोण प्रमेय से। तो ये हमारा हो गया 130 हो गया। और ये दीर्घ चाप निकालने के लिए लघु चाप में से घटा देंगे। तो दीर्घ चाप का सूत्र 360 माइनस 130। तो उत्तर आएगा हमारा 230 अंश।
तो ये पीछे का जो दीर्घ चाप है उसका माप हो गया 230 अंश, और ये हमें ऑप्शन में मिल रहा है A 65, B 130, C 295 और D 230। D आ जाएगा 230 अंश। सातवां जो है प्रमेय हमने किया नहीं है, वो कैंसल है, इसलिए सातवां सवाल नहीं करना है। आठवां चक्री चतुर्भुज के जो एक सवाल दिया गया है उसमें करेक्शन है, कोण ए के माप का दुगना कोण बी छपा है उसको सी बना लेना है। कोण सी के माप के तिगुने के बराबर है तो कोण सी का माप ज्ञात कर लो। तो माना हम कोण का माप, ये थोड़ा सा हल करेंगे कि उत्तर क्या आएगा। तो मान लेते हैं ये भी हम कोण ए बराबर एक्स माना और कोण सी बराबर वाई। सवाल में कोण बी नहीं दिया है, कोण सी दिया है। साथ में एक वाक्य बनाया गया है कि कोण ए का दोगुना कोण सी के तिगुने के बराबर होता है। ये एक समीकरण दिया है। तो x बराबर क्या होगा 3/2 y। इस पक्षांतर हमने इसको कर दिया है यहाँ पर, तो 3/2 y हो गया। नंबर 1 डाल दो। साथ में एक दिया है कि हमारा चतुर्भुज ABCD क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये अगर हम रफ डायग्राम बना लेते हैं तो हम चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय लगाते हैं। तो कोण ए कोण सी हमारे सम्मुख कोण हो गए। तो कोण ए धन कोण सी बराबर है 180 अंश। मान रखो हमारा x धन y बराबर 180 अंश। x हमारा है 3/2 y धन y बराबर 180 अंश। दो इधर भिन्न का तीर गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 2y 3y धन 2y 5y/2 बराबर 180 अंश। 5y 180 गुणे 2 y बराबर 180 गुणे 2/5 5 3 15 5 30 36 गुणे 2 72 y बराबर 72। और y हमने किसको माना था, कोण सी को। तो कोण सी का मान कितना आ गया 72 अंश। और हम यहाँ चेक करेंगे 72 हमें कहाँ दिया है, A 36 डिग्री है, B 72 डिग्री है, C 90 है और D 108 डिग्री है। तो B ऑप्शन आएगा आठवें का, B जो है हमारा 72 डिग्री। ये उत्तर आ गया। 9वां क्वेश्चन है कि किसी वृत्त में बिंदु ABC इस प्रकार है कि मापचाप AB बराबर मापचाप BC बराबर 120 अंश हो। तो यहाँ पे वृत्त बनाना होगा और चाप लेना होगा। तो वृत्त रफ, ये सब रफ डायग्राम है हम प्रैक्टिस करने के लिए कि सवाल का उत्तर सही आए। तो एक जगह तुम बना सकते हो। मापचाप AB बराबर मापचाप BC पर 120 और दोनों के चापों का कोई एक भी बिंदु सामान्य नहीं है। तो त्रिभुज की ABC किस प्रकार का त्रिभुज है, चाप AB और चाप BC, मतलब दोनों बराबर है 120 डिग्री 120 डिग्री है, लेकिन वो एक दूसरे से अलग भी दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि दोनों माप बराबर है तो एक दूसरे के ऊपर है, साथ में ही है, जुड़े, अलग है। और इससे 3 बिंदु हमें मिलता है चापों से और तीनों को मिला के एक त्रिभुज तैयार होता है। तो त्रिभुज तैयार करते हैं तो देखते हैं कि कोण के सामने जो चाप आ रहा है, यानी कोण सी के सामने जो चाप AB आ रहा है वो अंतःखंडित चाप है, तो अंतर्लिखित कोण प्रमेय लगेगा। तो कोण के अंतःखंडित चाप का माप अगर 120 है तो अंतर्लिखित कोण का माप उसका आधा होगा। अंतर्लिखित कोण प्रमेय से हल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रमेय लगाते जाओ। उसी तरह से ये BC जो है इस कोण A का अंतःखंडित चाप है, तो ये 120 है तो ये भी 60 अंश होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल से ये 180 होता है, तो उसमें से ये 60 माइनस 120 कर दे तो बचा वो भी 60 आएगा। और इस तरह से ये त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज हुआ, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज कहाँ लिखा है, A ऑप्शन में लिखा है। तो A हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज। अभी 10वां क्वेश्चन हमें दिया गया है, रेख हेक्सेड वाले वृत्त के अंत भाग में बिंदु Y है, तो निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य है। तो पहले डायग्राम बना के देख लो। यहाँ पर एक वृत्त दिया है, O केंद्र दिया है, XZ व्यास है, Y जो है अंत भाग में है
तो कोण, उसके बाद हमें निम्न कथन सत्य करने के लिए बोला है। तो 4 कथन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है कोण XYZ न्यून कोण नहीं हो सकता, तो XYZ को मिला लिए तो सच में हम देख रहे हैं कि 90 से अधिक कोण दिखाई दे रहा है। तो पहला वाला कथन पहला सही है, कोण XYZ न्यून कोण नहीं है। तो दूसरा क्या है हमारा, कोण XYZ समकोण नहीं हो सकता, तो ये भी सही है, समकोण नहीं दिख रहा है, 90 से ज़्यादा दिख रहा है। और तीसरा XYZ अधिक कोण है, ये अधिक कोण जैसा ही है, 90 से अधिक है, बार बार मैं बोल रही हूँ, दिखने पर है, हम देख के ही बता रहे हैं। और चौथा है कि कोई निश्चित कथन नहीं कहा जा सकता। तो हमें 3 उत्तर सही मिले हैं। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, ए में सिर्फ 1, बी में सिर्फ 2 और सी में सिर्फ 3 है। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, तो सी लिखेंगे सिर्फ 3। तो इस तरह से बोर्ड एग्जाम में कोई भी एमसीक्यू हल करना है तो प्रश्न क्रमांक पहले लिखना है, फिर उप प्रश्न लिखना है, फिर उसके बाद ऑप्शन लिखना है और उसके बाद उसके सारे उत्तर, जो भी ऑप्शन का जितना भी लंबा उत्तर है वो लिख देना है। तो इस तरह से लिखोगे तो सही होने पर तुम्हें पूरा 1 नंबर दिया जाएगा।